बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, लाइक ज़रूर कर दिया करें, शुक्रिया। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। आइंदा तुम्हें कोई शिकायत न हो। अब इनके किसी मामले में मेरा नाम नहीं आएगा। मैं केवन की मजबूरी की वजह से जिम्मी और डेविड की तरफ मतवज्जो हुआ था। तुम्हारे लहजे से जाहिर हो रहा है कि तुम नाराज नहीं हुए। तुम्हें अपना दोस्त कहा है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। इसके हाथ तोड़ने से नहीं रोकता, लेकिन खुद को जानबूझकर सामने मत लाओ, इस तौर पर सोचने दो। मैंने मेजर बख्शी को भी छेड़ा था। शायद वो भी गलत कदम था। मैंने इसकी बात सुनी अनसुनी करके कहा, मैं सिर्फ अमरीकियों की बात कर रहा था। भारतीय हमारे सामने मुर्दारखोर गिद्ध हैं जो हर जिंदा वजूद से खौफ खाते हैं। इनके साथ तुम मनमानियां करते रहो। मुझे मालूम है कि तुम्हारे हर फैसले के पीछे दिमाग सोजी कार फरमा होती है। मैं सोचता और सुलगता हूँ, किसी फैसले पर पहुँचता हूँ और इस पर अमल कर गुजरता हूँ। मेरे लिए मसलहतों का ताबे रहना दुश्वार हो जाता है। बेहतर यही है कि मैं अमरीकियों को भूल जाऊं। वो संजीदा और बुर्दबार अफसर था, मगर इस वक्त यकायक जज्बाती हो गया। इसने अंदाजा लगा लिया था कि इसका मुखलसाना मशवरा मुझे पसंद नहीं आया था। वो देर तक फोन पर मेरी दिलजोई करता रहा और चंद दो तरफा वादों के बाद वो गुफ्तगू खत्म हो गई। दिन ढले अव्वल खान से मेरी तफसीली बातचीत हुई। इसे ये जानकर खुशी हुई कि मैं इसी शाम मारवती के घर मदऊ था। जान स्मिथ के साथ होने वाली बातों पर इसका रद्द अमल जलाल से बिल्कुल मुख्तलिफ था। दोनों में फर्क सिर्फ इतना था कि जलाल ज़ाब्तों का असीर और अपने बड़ों को जवाब देता, जबकि एसटीएफ का हर स्टेशन कमांडर अपनी जगह पर एक मजबूत इकाई था। अपने अमल और फैसलों के लिए सबसे पहले वो अपने ज़मीर के सामने जवाब देता। इसके बाद इसका सिर्फ एक चीफ था जो अपनी पेशगी हदायत की हदों में अपने कमांडरों के हर फैसले को मनो अन कबूल कर लेता था। वीरा दिन भर मेरे आसपास ही मंडलाती रही। वो किसी जरूरत के लिए अपने कमरे में गई तो जल्द ही वापस आ गई। मैंने दानिस्ता मारवती को फोन नहीं किया। मुझे यकीन था कि वो बहुत बेचैनी से मेरी कॉल का इंतजार कर रही होगी, मगर मैं वीरा को बोलने का मौका नहीं देना चाहता था। 4 बजे मैंने किसी गैर मामूली एहतमाम के बगैर कपड़े तब्दील किए तो सुल्तान शाह मेरे पास आ पहुंचा और राजदाराना लहजे में बोला, तुम चाय की दावत पर जा रहे हो तो तुम्हें एक ड्राइवर की जरूरत भी होगी। मैं गैर जरूरी तौर पर इनकी नजरों में आना पसंद नहीं करता। तुम इनसे ताल्लुक की नजाकत को समझने की कोशिश करो तो अंदाजा होगा कि तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं है। मैंने इसे समझाया, जहां जरूरत होती है मैं खुद किसी न किसी को अपने साथ ले जाता हूं। मेरी इस संजीदगी की वजह से इसे कोई दूसरा सवाल करने की हिम्मत नहीं पड़ी। गजाला को मुझे जूतों की तलाश के बहाने से खुद कमरे में बुलाना पड़ा। वो दरवाजा बंद करके जो ही पलटी तो मैंने सख्ती से इसे दोनों बाजुओं से थाम लिया। वो कसमसाकर बाजू छुड़ाने की कोशिश करने लगी तो मैंने कहा, रवि और मारवती के घर जाने की इजाजत है। मैंने तो आपको कभी नहीं रोका, आप जरूर जाएं, शौक से जाएं। गजाला ने मेरी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, मैं वहां अपने शौक से नहीं मजबूरियों के तहत जा रहा हूं। तफसील अव्वल खान से पूछ लेना। मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आप पर पूरा एतमाद है। आप कहीं भी चले जाएं, लौट कर घर ही आते हैं। गजाला की इन अल्फाज में खलूस मोहब्बत के साथ मोहम सा शिकवा भी पहना था, जो अपनी जगह दुरुस्त और जायज था। मैं इसके सामने हमेशा बहुत मोहतात रहता था, मगर मुझे अंदाजा था कि वो मेरे और वीरा के बाहमी तल्लक के बारे में बहुत कुछ जान लेने के बावजूद अनजान बनी रहती थी और कभी अपनी फितरत के तकाजों से मजबूर होकर जुबान खोलने पर मजबूर हो जाती थी तो कोई ऐसी बात नहीं करती थी जिससे मेरी जज्बात मजरूह हो या इल्जाम तराशी की कोई सूरत पैदा होती हो। मैंने इसकी पेशानी चूमकर इसके बाजू छोड़े और जूते पहनने में मसरूफ हो गया। वो मुसहरी के कोने पर टिक कर मेरी तरफ देखती रही। मैं जूते पहनकर तपाई से उठा तो वो बोली, आपने आम से कपड़े पहने हैं, आज के लिए तो कोई अच्छा जोड़ा पहन लेते। आपकी अलमारी में एक से एक जोड़ा तैयार है। मैंने ज्यादा एहतमाम किया तो मारवती किसी गलतफहमी में मुब्तला हो जाएगी। मैंने हंस कर कहा, मैं काम को काम तक रखना चाहता हूँ। तुमने अंदाजा लगा लिया होगा कि वो बहुत आजाद ख्याल औरत है। इसका शौहर भी इसी जैसा है। मियाँ बीवी एक जैसे हों तो अच्छा गुजारा होता है। मेरे
मेरे साथ वो भी हंस दी। मैं दरवाजा खोलकर बाहर निकला, तीनों को अलविदा कहा और गाड़ी की चाबियां लेकर घर से निकल गया। मोबाइल फोन पहले ही मेरी तहवील में था। घर से कुछ दूर निकलने के बाद मैंने एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील संभाल कर दूसरे से मोबाइल फोन पर रवि का नंबर मिलाया। घर के नंबर से फौरन ही मारवती की आवाज सुनाई दी। मैंने इसे बताया कि मैं घर से निकलकर इसी की तरफ आ रहा था। इसने मजीद कुछ कहने सुनने के लिए बात आगे बढ़ानी चाहिए, लेकिन मैंने ये कहकर माजरत कर ली कि मैं ट्रैफिक के हजूम में था, ज्यादा देर तक मोबाइल पर बात नहीं कर सकता था। इसे अपनी आमद की इतला देने के बाद मुझे यूं महसूस हुआ कि जैसे सर से एक बड़ा बोझ उतर गया हो। मजे मजे से गाड़ी चलाता हुआ मैं 4:45 बजे ओल्ड क्लिफ्टन के इलाके में मोहन हाउस के फाटक पर पहुंच चुका था। पिछली बार मैंने देख लिया था कि घर के ड्राइववे में 4 गाड़ियां खड़ी हुई थीं, फिर भी इनसे आगे जगह मौजूद थी, लेकिन पहले से खड़ी हुई गाड़ियों पर से गुजरकर वहां तक पहुंचना मुमकिन नहीं था। इस वक्त मैं इतला देकर प्रोग्राम के मुताबिक पहुंचा था। मुझे तवक्को थी कि मेरी कार के लिए अंदर जगह मौजूद होगी। मैंने फाटक के सामने हॉर्न बजाया, फौरन ही फाटक खोल दिया गया। मैं गाड़ी अंदर बढ़ा ले गया। इस वक्त वहां सिर्फ 2 गाड़ियां मौजूद थीं। मैं गाड़ी का इंजन बंद करके नीचे उतरा ही था कि ड्राइंग रूम के बराबर वाला दरवाजा खुला। वहां से कमीज पतलून में मलबूस एक सेहतमंद और खुश लिबास नौजवान तकरीबन दौड़ता हुआ निकला और तीर की तरह मेरी तरफ आया। आओ मदर जी आओ, तुमने मेरा मान रखकर मेरा दिल खुश कर दिया। इसकी जिंदगी से भरपूर और गर्मजोश आवाज सुनकर मैंने इसे पहचान लिया। वो रवि मोहन था और अपनी शख्सियत या वज़ाकता से किसी भी तरह जगदीश मोहन का छोटा भाई नहीं लगता था। कुर्ते पजामे में मलबूस मोटे और बदसूरत जगदीश के बरअक्स रवि वजीह और खुश रो आदमी था। इसके चेहरे पर मासूमियत के बजाय तजर्बे की पुख्तगी फैली हुई थी जो इसकी उम्र की गुमाज थी। वो करीब आते ही ऐसी गर्मजोशी के साथ मुझसे बगलगीर हुआ जैसे बरसों का शनासा हो। तुम आज बहुत ज्यादा खुश हो या हमेशा ऐसे ही खुश हो खरम रहते हो? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। आज मैं तुम्हारी वजह से बहुत ही खुश हूँ। वैसे भी मैं सदा खुश रहने का आदी हूँ। मेरे सीने से अलग होते हुए वो बोला तो इसके सांस में अल्कोहल की हल्की सी बू मौजूद थी। इसने मेरे पहुंचने से पहले शराब पी थी और इसी वजह से इसकी खुशी दुबाला हुई जा रही थी। वो मेरे आगे बिछा जा रहा था। मुझे ड्राइंग रूम में ले जाने की बजाय वो इसी दरवाजे में ले गया जिससे खुद बरामद हुआ था। वो एक वसी लॉबी थी जहां दीवारों के साथ मुनक्कश सिंधी सोफे पड़े हुए थे। इनके साथ बांध से बुनी हुई नीचे पैरों वाली रंगारंग कुर्सियां थीं। दीवारों और तपाइयों पर थार की दस्तकारियों के बहुत से दिलकश शाहकार सजे हुए थे, जिनमें कई रुलियां तिनकों से बनी हुई नफीस और नाजुक टोकरियां सरकंडों के छिलकों से बनी हुई बड़ी बड़ी दीवार गिर तस्वीरें और मोर के परों के दायरे शामिल थे। वो लॉबी जगदीश के ड्राइंग रूम से ज्यादा आरास्ता, कशादा और तासीर अंगेज थी। मेरा ख्याल था कि रवि मुझे वहीं बिठाएगा, मगर वो मुझे साथ लेकर इन अंदरूनी जीनों की तरफ ले गया जो बहुत कशादा गुलाई में ऊपर जा रहे थे। जीनों से नया कालीन शुरू हो गया। अंदर कदम रखते ही मुझे महसूस हुआ कि पूरे घर में अल्कोहल की हल्की सी बू रची हुई थी। अपने कारोबार की वजह से शायद वो लोग घर के किसी हिस्से में शराब का जखीरा रखते थे। चंद जीने तय करते ही मुझे मारवती नजर आ गई जो गुलाबी साड़ी में मलबूस सीढ़ियों के इख्तिताम पर हमारी मुंतजर थी। मजहर जी, ये है मेरा घर और ऊपर खड़ी है मेरी बीवी। मारवती रवि कह रहा था। मेरी निगाहें पूरी तरह ऊपर उठ गईं। इसने साड़ी बहुत करीने से बांधी हुई थी। ब्लाउज की तैयारी में पूरी एहतियात की गई थी कि जरूरत से ज्यादा सूत जायद भी कपड़ा मौजूद न हो। नीचे गले वाला वो ब्लाउज पेट का हिस्सा शुरू होते ही खत्म हो गया था। पहलू से नजर आने वाले आसार बता रहे थे कि पुश्त पर वो ब्लाउज महज पट्टियों तक महदूद हो गया होगा। साड़ी के सिमटे हुए पल्लू से जिस्म के किसी खुले हुए हिस्से को दानिस्ता छुपाने की कोशिश नहीं की गई। हल्के मेकअप में अपने माथे की बिंदिया के साथ इस वक्त मारवती एक बिल्कुल नई औरत नजर आ रही थी। हेलो मजहर डार्लिंग। ऊपर पहुंचते ही मारवती मेरे इस्तकबाल के लिए आगे बढ़ी। इसने अपना गुदाज और मखरूती हाथ आगे बढ़ाया हुआ था। मैंने जरा सख्ती से इसका हाथ थाम लिया। इसका चेहरा बेइख्तियार मेरी तरफ झुकता चला आया। मुझे इसके तनफ्फुस की हरारत अपने खुले हुए गिरेबान से जिल्द में घुलती महसूस हो रही थी। इसके जिस्म से परफ्यूम की और सांसों से अल्कोहल की बू आ रही थी। चंद सानियों के लिए मैं बौखलाकर रह गया। मैंने कुन अखियों से रवि की तरफ देखा तो
वो खुश और बेपरवाह नजर आ रहा था। तब मुझे ख्याल आया और मैंने अपनी खुश जमाल मेजबान की पेशानी पर एक नरम सा बोसा लिया। इसने झुका हुआ सर उठाया और मैंने इसका हाथ छोड़ दिया। सीढ़ियों से चंद कदम आगे इनके ड्राइंग रूम का दरवाजा था। वहाँ हर चीज नई और चमकती हुई नजर आ रही थी। आराइश का सारा अंदाज मगरबी था। वहाँ थर की तहजीब और सकाफत का कोई नमूना नहीं था। रवि ने मुझे अदब से दोहरे सोफे पर बिठाया। मारवती मेरे बराबर में बैठ गई। आखिर में रवि ने हम दोनों के सामने वाली निशिस्त संभाल ली। दरमियान में मोटे शीशे की गोल सेंटर टेबल थी जिस पर ड्राई फ्रूट की भरी हुई ट्रे मौजूद थी। मारवती तुम्हारी बहुत तारीफें करती है। मेरा ख्याल है कि मैंने इस दिन घर से भागकर बुरा किया। रवि ने फ्रूट ट्रे मेरी तरफ सरका कर कहा, मुझे मालूम होता कि तुम जैसा भला आदमी मेरे घर आया है तो मैं हरगिज कहीं नहीं जाता। इस रोज हमारे तेवर खराब थे। मारवती बीच में न आती तो तुम्हारा बचना मुश्किल था। तुम्हें मालूम है कि कृष्ण कुमार। बस बस, रवि ने दोनों हाथ उठाकर मुझे खामोश कर दिया। मजहर जी, मैं जानता था कि वो किसी दिन मुझे भी ले डूबेगा। इसने मेरे गिर्द धीरे धीरे जाल डाला था। अब इसका जिक्र करके अपना मूड खराब ना करो। ये बुने हुए काजू लो। मारवती ने मुट्ठी भर काजू मुझे थमा दिए। बहुत खस्ता और लजीज हैं। मैंने नजर भरकर इसकी तरफ देखा। इसकी चहकती हुई शोख आंखों में शरारत थी। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। मैंने अपनी मुट्ठी ट्रे में हल्की की और बचे हुए चंद काजू मुंह में डाल लिए। हमें बैठे हुए चंद ही मिनट गुजरे थे कि एक उदेड़ उम्र खादमा लदी फंदी ट्राली पर चाय और दीगर लवाजम ले आई। मैंने खास तौर पर नोट किया कि टी कोस के साथ ट्रे पर 3 प्यालियां मौजूद थी। मारवती ने उठकर ट्राली खुद संभाली और मुलाजमा को लौटा दिया। क्या तुम दोनों भी मेरे साथ सिर्फ चाय पर गुजारा करोगे? मैंने रवि से पूछा। और नहीं तो क्या, मैंने तुम्हें टी पार्टी पर बुलाया है। चाहो तो अभी ये कॉकटेल पार्टी बन सकती है। मैं सिर्फ चाय लूंगा। मेरी वजह से तुम दोनों अपनी शाम बर्बाद ना करो। तुम बिला तकल्लुफ अपनी पसंद के ड्रिंक्स ले सकते हो। अरे नहीं मजहर जी, हम इतने बुरे मेजबान नहीं हैं। ऐसी बदतमीजी और वो भी तुम्हारे साथ कैसे कर सकते हैं? इन्हें अपनी राह पर लाने के लिए शराब नोशी पर उकसाना जरूरी था। मैंने कहा, मैं तुम्हें इस बदतमीजी का खुला हुक्म दूं तो तुम क्या करोगे? तामील। रवि से पहले मारवती बोल पड़ी। हम तुम्हें नाराज नहीं कर सकते। बस तो फिर इसे मेरा हुक्म ही समझो। मैंने मारवती से कहा। इसने आंख से रवि को इशारा किया। वो अपने दाहिने हाथ की उंगलियां चूमकर उठा और दौड़ता हुआ अंदरूनी दरवाजे से गुजरकर गायब हो गया। मारवती ने धीरे से मेरी टांग पर हाथ मारा। मैंने इसकी तरफ देखा तो वो आंख मारकर मुस्कुराई और बोली, तुमने देखा कि रवि कैसे हैं? हम दोनों एक दूसरे पर अंधा एतमाद करते हैं और एक दूसरे की इज्जत नफ्स को मजरू नहीं करते। देख लो हम कितने खुश हैं। रवि दरवाजे से दोबारा बरामद हुआ तो इसने अपनी बाहों और पेट के दरमियान रॉयल सैल्यूट की एक बोतल, 2 गिलास और ठंडे पानी की एक बोतल उठाई हुई थी। वो करीब आया तो मारवती ने वो चीजें मेज पर मुंतकिल करने में इसकी मदद की। रवि एक गहरा सांस लेकर थके हुए अंदाज में अपनी निशिस्त पर गिर गया। मजहर जी, तुम वाकई ग्रेट हो। आज मैं पहली बार किसी दोस्त की चाय की प्याली से अपना गिलास टकराऊंगा। मारवती ने उठकर मेरे लिए चाय तैयार की और ट्राली से बिस्किट, पेस्ट्रीज और कई एशिया प्लेट में डालकर मेरे सामने रख दी। मेरे लिए चाय बन जाने के बाद रवि ने बोतल को हाथ लगाया। वो मेजबानी के बहुत बुनियादी आदाब थे। मैं बारीक बीनी से देख रहा था कि रवि इस फन में ताक था। इसने मारवती के लिए बहुत हल्का गिलास बनाया। इसके अपने गिलास का रंग गहरा था। बोतल बंद करके रवि ने अपने गिलास उठाया। मैंने चाय की प्याली थाम ली। चेयर्स की 3 आवाजों के साथ 2 गिलास एक प्याली से टकराए। इन्होंने अपने अपने गिलासों से छोटे छोटे घूंट लिए। मैंने भी गर्म चाय से लब तार करके प्याली वापस पिर्च पर रख दी। रवि से असल मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए जरूरी था कि इसका गिलास आधे से ज्यादा खाली हो जाए। इसे मसरूफ रखने के लिए मैंने जगदीश का जिक्र छेड़ दिया। तुम्हारे बड़े भाई कहाँ हैं? आज वो नजर ही नहीं आए। बाया जी, इसने अपना गिलास से एक बड़ा घूंट लेकर एहतजाजिया अंदाज में कहा, अपनी बीवी के साथ समंदर की सैर को गए हुए हैं। वो कहते हैं कि मेरे सारे दोस्त शराबी कबाबी हैं। वो होते तो मैं इन्हें दिखाता कि तुम सिर्फ चाय पीते हो। इनको अपनी जात और इज्जत का बड़ा गुमांड है। मारवती बोली, हर एक की तहकीर करके वो अंदर से खुश होते हैं। ये बुरी आदत है इनकी। रवि ने एतराफ किया। मैं जब से घर आया हूँ इनके सामने नहीं गया। न जाने क्या कुछ कह डालेंगे। मैं दिन भर हर घंटी और हारन पर होल रहा था कि कहीं फिर पुलिस
पुलिस ना आ गई हो। बाया जी मुझे गर्दन से पकड़कर इनके सामने डाल देते और मेरी एक ना सुनते। घमंड किसी चीज का भी हो बुरा होता है, एक ना एक रोज आदमी इसी चीज से महरूम हो जाता है। मैंने लुकमा दिया, जब भी गई बाया जी की इज्जत ही जाएगी। मारवती बोली, वो हर वक्त ही इसी का रोना रोते रहते हैं। ऐसी बदफाल मुंह से ना निकालो। रवि ने नरमी से अपनी बीवी को टोका, वो सही रोते हैं। कोई अपने दरवाजे पर एक पुलिस वाले का नाम आना पसंद नहीं करता कि लोग न जाने क्या सोचें। यहाँ वो 3 गाड़ियों में लाद कर आए थे। अब मजहर जी हमारे मेहमान हैं तो मुझे यकीन आया है कि हमें सताने के लिए कोई नहीं आएगा। इससे पहले मेरी जान सूली पर टंगी हुई थी। तुम्हारे लिए बहुत पापड़ बेले गए हैं, वरना पुलिस और एजेंसियों को अब भी कृष्ण कुमार के साथियों की तलाश है। रवि ने उजलत में अपने गिलास से एक काफी लंबा घूंट लिया और इसे आधा कर दिया। मुझे मालूम है कि इसके साथियों का अंजाम भी इससे कम नहीं होगा। एक बार किसी का वारंट निकल जाए तो फिर अदालत से ही इसकी जमानत होती है। वारंट का वापस लिया जाना बहुत बड़ी बात है। मैं नहीं समझता था कि मैं भाग गया तो नौबत यहाँ तक पहुँच जाएगी। बाया जी तो तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ से भगा रहे थे ताकि सब कुछ इनके कब्जे में चला जाए। ये कहते हुए मारवती ने कसमसाकर अपनी जगह पहलू बदला और सोफे में यूं ढलक कर बैठ गई। मेरे और इसके जिस्म का फासला तकरीबन खत्म हो गया। पल्लू और आस्तीन से महरूम इसके शाने का कुछ वजन मेरे बाजू पर मुंतकिल हो गया। मेरे सिरे पर पसपाई की जरा भी गुंजाइश नहीं थी। अब इन बातों को दोहराने से कोई फायदा नहीं है। यूं समझो कि मजर जी की मेहरबानी से मुझे बल्कि हम दोनों को नई जिंदगी मिली है। इसके लिए हम इनकी जितनी भी खिदमत करें वो कम है। तुम्हारा दामन बच गया, मगर हमें आदमी दरकार है। मैंने मौका गनीमत जानकर बात छेड़ दी। अपने साथ दूसरों को बचाने की कोशिश मत करो। ऐसा ना हो कि इनकी वजह से तुम लोग दोबारा किसी मुसीबत में गिर जाओ और मैं भी तुम्हारे लिए कुछ न कर सकूं। हम किसी को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे। रवि ने हैरानी से कहा, तुम किसकी बात कर रहे हो? बहुत से हैं, कृष्ण कुमार के सारे ही करीबी साथी इनमें शामिल हैं। तुम नाम बताओ, मुझे इनके बारे में जो कुछ मालूम है वो मैं बताऊंगा। रवि ने खलूस से कहा, मैं सिर्फ एक नाम ले सकता हूँ, बाकी नाम तुम खुद बताओगे। मैंने चाय का घूंट लेते हुए देखा कि रवि बहुत तेजी से पी रहा था, जबकि मारवती बस इसका साथ दे रही थी। इसके गिलास की सतह 1 इंच भी नहीं गिरी थी। मारवती, मजहर जी किसका जिक्र कर रहे हैं? रवि ने गिलास उठाकर खौफजदा आवाज में पूछा। तुम हरिचंद की बात कर रहे हो? मारवती ने जवाब देने की बजाय मुझसे सवाल कर डाला। मैं मुस्कुराए बगैर न रह सका। इसे तुमने कोई खबर पहुंचाई थी? बात खुद ब खुद आगे बढ़ रही थी। इसने बहुत आहिस्तगी से अपने सर को अस्बात में जुम्बश दी, अपने गिलास से एक छोटा सा घूंट लिया, फिर रवि से मुखातब होकर बोली, तुम्हारे भाग जाने के बाद मैंने हरिचंद को फोन किया था और इसे बता दिया था कि एजेंसी वाले तुम्हारी तलाश में थे। तुम्हारे बाद हरिचंद की बारी आ सकती थी। मैंने सोचा कि इसे वक्त से पहले होशियार कर दूं। ये तुमने बहुत बुरा किया। रवि ने मुलामत अमेज लहजे में कहा, मेरी तरह वो भी निकल गया होगा। इस वक्त मैं बहुत परेशान थी, डरी हुई थी कि कहीं हरिचंद तुम्हारे ठिकानों का पता बताकर तुमको भी न पकड़वा दे। ऐसा करके तुमने मजहर जी के एतमाद को ठेस पहुंचाई है। मारवती का जवाब सुनते हुए रवि ने कुछ और स्काच अपने मेदे में उतार ली थी। इसकी आंखों में खुमार के हल्के से डोरे तैरने लगे थे। वो किस भी लम्हे अपना तगड़ा गिलास खाली कर सकता था। मारवती ने मजरूह और शिकायती नजरों से मेरी तरफ देखा और बोली, क्या रवि ठीक कह रहे हैं? आपस के मामला तुम दोनों ही तय कर लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैंने सब कार्ड तुम्हारे सामने रख दिए हैं। इस वक्त तक मजहर जी से मेरी कोई बात नहीं हुई। जो कुछ हुआ सब के सामने हुआ था। बाया जी ने इनके सामने मुझे मारना और धकेलना शुरू कर दिया, फिर अंदर ले जाकर मुझे तुम्हारी बावज और बहनों के हवाले कर दिया। अपनी विपदा सुनाते हुए मारवती की आवाज रुंध गई। ये मत कहो मारवती, मैंने नरमी से इसकी तौसीक की। तुम्हारे बाया जी को गुस्सा इसीलिए आया था कि इसके सामने हमारे दरमियान बहुत सी बातें हुई थी और तुम रवि की तलाश में हमारे साथ घर से निकलने पर आमादा हो गई थी। बाया जी ने इन सब कोशिशों पर पानी फेर दिया था। हमारे दरमियान कुछ भी तय नहीं हुआ था। इसका मजलूमाना काफी बोझ मेरे ऊपर आ चुका था। मैंने उठाकर इसके सामने कर दिया। इस तरह मैंने अपने बाजू को बोझ से आजाद कराने में कामयाब हुआ। सहारा खत्म होते ही वो चौंक कर संभली और सीधी होकर बैठ गई। मैंने गुजरे हुए वाकयात को अपने जहन में दोहराया। मुझे याद आया कि वो ठीक कह रही थी। इससे मेरी असल मुफाहमत इस वक्त हुई थी जब
मैंने घर पहुंचकर इसके तहरीरी पैगाम के जवाब में इससे फोन पर राब्ता किया था। अगर तुम ये कहना चाह रही हो कि तुमने हमारी वापसी और मेरे फोन करने के दरमियान हरीचंद को फोन किया था तो तुम ठीक कह रही हो। मैंने कहा, असल बात ये है कि वो निकल गया और अब तक इसका सुराग नहीं मिल सका। स्काच का एक छोटा सा घूंट लेने के बाद मारवती की हिचकियां और सिसकियां रुक गई थीं। इसने बड़ी बड़ी नम आंखों से मेरी तरफ देखा और बर्राई हुई आवाज में बोली, शुक्रिया कि तुमको मेरी बात पर यकीन आ गया। मुझे दुनिया में रवि से ज्यादा कोई अजीज नहीं है। तुमसे बात हो जाने के बाद मैंने किसी से कोई गलत राब्ता नहीं किया, बस रवि की तलाश में शहर भर की खाक छानती रही। कृष्ण कुमार हरीचंद का पुराना दोस्त था या तुम्हारा? मैंने रवि से पूछा। मैं अपने अगले सवाल से पहले मारवती को अपने औसान बहाल करने के लिए कुछ वक्त देना चाह रहा था कि वो दोबारा रोना धोना शुरू न कर सके। कृष्ण कुमार निचले और दरमियानी तबके में उठने बैठने वाला आदमी था। वो इनसे काम लेता था और इन्हीं के काम आता था। इसकी हरीचंद से बहुत पुरानी दोस्ती थी। इसने पुरानी जगह छोड़कर हमारे पास नौकरी करने के बाद कृष्ण कुमार को मुझसे मिलवाया था। इसने अपनी दफ्तरी कार तुम्हारी इजाजत से कृष्ण कुमार या इसके आदमियों को दी थी। मेरे फरिश्तों को भी इसकी इस हरकत का इल्म नहीं है। कार का क्या किस्सा था? कृष्ण कुमार के आदमियों ने हरीचंद की गाड़ी में कराची आकर एक बड़ी वारदात की थी और वो गाड़ी रंगे हाथों पकड़ी गई। मैंने मारवती को सुनाने के लिए वो दो फिक्रों में वो तफसील सुना डाली। वहीं से तुम मेरे पीछे लगे होगे। इसने खोई खोई आवाज में हैरत से कहा। वो नमक हराम मेरी आस्तीन का सांप निकला। ये कहकर वो मारवती की तरफ मतवज्जो हो गया। मारवती, तुमने सुना कि मदर जी क्या बता रहे हैं? मैं सब सुन रही हूँ। ये कहकर मारवती ने मेरे आगे दोनों हाथ जोड़ दिए और गिड़गिड़ाने लगी। रवि मेरी जिंदगी है। इन पर कोई आंच आती हो तो हरीचंद को फांसी लगवा दो, लेकिन ऐसी कोई बात ना हो तो इसे बचा लो। वो मेरा इकलौता मामूजाद भाई है। मैंने मारवती को कोई जवाब देने की बजाय बदमजगी से रवि की तरफ देखा और कहा, मैंने ये बात बहुत देर पहले बता दी थी कि अपने साथ दूसरों को बचाने की कोशिश न करो, वरना तुम ऐसी मुसीबत में पड़ोगे कि मैं भी कुछ न कर सकूंगा। इस वक्त तक रवि के चेहरे से सारी शोखी और बेपरवाही काफूर हो चुकी थी। दुनिया की सबसे महंगी व हिचकी के नशे और फिर मौजू की संगीनी की वजह से इसका चेहरा बहुत गंभीर हो चुका था। इसने उजलत में अपने लिए नया गिलास तैयार किया जिसमें शराब और पानी की मिकदार यकसा थी। इसने वहशत के आलम में नए गिलास से तलक सियाल का एक कदरे छोटा सा घूंट लिया, फिर मारवती की तरफ मतवज्जो हो गया। अब कोई गुंजाइश नहीं रही। हम दोनों में से किसी एक को फांसी के फंदे पर लटकना होगा। वो तुम्हारा बहुत चहेता और मुंह चढ़ा भाई है। इसने तुम्हें जरूर बताया होगा कि वो कहाँ छुपेगा। मजहर को अब इसका नाम पता बता दो। मारवती के जुड़े हुए हाथ मायूसी और बेबसी से इसकी गोद में गिर गए। इसने रवि से कहा, हरीचंद ने अपना ठिकाना सिर्फ इसलिए बताया था कि तुम्हें कोई जरूरत पेश आ जाए तो इस तक पहुंचा जा सके। ये मेरी बदकिस्मती है कि आज मेरे शौहर की जिंदगी के लिए मामूजाद भाई के खून की जरूरत है। रवि, मैं तुम्हारे लिए ये कुर्बानी भी दे डालूंगी। हरीचंद हाला में मिलेगा। हाला एक खासा बड़ा शहर है, इसे कहाँ कहाँ ढूंढा जाएगा? रवि ने रसानियत से पूछा। वो बाटिशाह में किसी मलंग के रूप में छुपा हुआ होगा। मारवती ने आखिरी कुलीद भी सामने रख दी। हम इसे नहीं पहचानते। खतरा भांप कर वो फकीरों की भीड़ में कहीं गायब हो सकता है। मैंने रवि से कहा, इस पर हाथ डालने के लिए तुम्हें हमारे साथ हाला तक चलना होगा। इसके बगैर काम नहीं बनेगा। मैं इसी वक्त चलने के लिए तैयार हूँ। 3 घंटे में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। मैं बाया जी के साथ अकेली यहाँ नहीं रहूंगी। वो चौके दे देकर मेरी जिंदगी दूबर कर देंगे। मारवती बोली। रवि की मुस्तफसराना निगाहें मेरे चेहरे की तरफ उठ गईं। मैंने लम्हा भर के लिए सोचा इस सफर के बारे में। गजाला वीरा और सुल्तान शाह के रद्द-ए-अमल का अंदाजा लगाया, फिर रवि को मना कर दिया। मारवती का वहाँ जाना मुनासिब नहीं होगा। अब मैं 1 मिनट के लिए बाया जी की बदजुबानी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मारवती ने एहतजाज किया। तुम्हें इसके लिए मजबूर नहीं किया जा रहा। मैंने जवाब दिया, आज की रात तुम किसी होटल के पुरतयश कमरे में गुजार लो। कल वापसी पर रवि तुम्हें होटल से घर ले
ले आएगा। ये तुम्हारे मसले का सबसे आसान हल है। मजहर की तजवीज बहुत मुनासिब है। रवि ने अपना फैसला सादर कर दिया। एक भाई की गिरफ्तारी पर बहन का जाना किसी तरह मुनासिब नहीं है। न जाने वहाँ क्या हालात हों। अगर वो मुजाहमत करता हुआ मारा गया तो तुम कुछ भी कर सकती हो। वैसे भी ये लंबा सफर बहुत थका देने वाला होगा। तुम हाल से बेहाल हो जाओगी। आज की रात तुम पीसी या शेरटन में गुजार लो। सुबह से पहले हम लौट आएंगे। तुम कहते हो तो यही ठीक है। मारवती ने किसी बहस के बगैर इसकी बात मान ली। इन दोनों के दरमियान मुफाहमत की बुनियादी वजह शायद ये थी कि वो एक दूसरे पर हुक्म मुसल्लत करने की कोशिश नहीं करते थे। दलील के साथ बात समझाते थे जिसे दूसरा फरीक मान लेता था। इस मरहले पर अचानक मुझे याद आया कि इस खेल के एक अहम किरदार को सब ने बिल्कुल बुला दिया। कृष्ण हमारे घर में घुसा तो इसके साथ भिखारी के रूप में एक और आदमी था जिसे इसने नरेश कहा था। इसने हमारा घर देखा हुआ था। इसे तलाश करने की कोशिश की गई थी, ना ही इसका कोई जिक्र आया था। तुम नरेश नामी किसी शख्स से भी वाकिफ हो? वो ख्याल आते ही मैंने रवि से पूछा। इसने अपने जहन पर जोर देने की कोशिश करते हुए नफी में सर हिलाया। मेरे लिए ये नाम नया है। शायद हरिचंद जानता हो। इसके मिलने जुलने वालों का हल्का बहुत वसी है। क्या तुम छांट छांट कर सिर्फ हिंदुओं को तलाश कर रहे हो? मारवती ने गैर मुतवक्को तौर पर सवाल करके मुझे चौंका दिया। इनके करतूत तुम्हारे सामने हैं। तुमसे ज्यादा रवि इनके बारे में जानता होगा। तुम कृष्ण कुमार के किसी मुसलमान साथी का नाम बताओ, फिर देखो कि इसका क्या हशर होता है। इसके चक्कर में अब तक बहुत से मुसलमान भी मारे गए हैं। ये बदकिस्मती की बात है मारवती, रवि ने हस्बे आदत इसे समझाया। कृष्ण कुमार ने यहाँ अखंड भारत का चक्कर चलाया हुआ था। हिंदू ही इस नारे का साथ दे सकते हैं। यहाँ रहने वाले मुसलमानों के लिए ये मुल्क ही सब कुछ है। लेकिन रवि, तुमने तो कभी अखंड भारत के लिए कोई काम नहीं किया। मारवती ने ताई तलब लहजे में पूछा। काम कभी नहीं किया, लेकिन कृष्ण कुमार को बड़ी रकमें देता रहा हूँ। वो थर के नंगे भूखे हिंदुओं के लिए अक्सर मुझसे चंदे लेता रहता था। शायद इसीलिए तुम्हारी जान बच गई है। कृष्ण कुमार के चंद करीबी साथियों की निशानदही करके तुम अपना बोझ हल्का कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा, इसने सादगी से कहा। फिर पूछा, हमें हाला किस वक्त रवाना होना है? तुम अपना गिलास खत्म करो, मैं देखता हूँ। इतनी न पी लेना कि हाला पहुँचने तक तुम गहरी नींद सो रहे हो। ये कहकर मैंने अपनी जगह छोड़ दी और ड्राइंग रूम के एक गोशे में जाकर अव्वल खान से राबता कायम करने की कोशिश करने लगा। वो अपने दफ्तर से निकल चुका था। इसे मेरी चाय की दावत का शिद्दत से इंतजार था। मुझे तवक्को थी कि मुझसे बराह रास्त गुफ्तगू के इरादे से वो हमारे घर पहुंचा हुआ होगा। मैंने घर का नंबर मिलाया तो दूसरी तरफ से वीरा की आवाज सुनाई दी। मैंने इससे अव्वल खान के बारे में पूछा तो वो चहकने लगी। क्या तुम्हारी टी पार्टी रात तक चलती रहेगी? मैं वही हूँ, मैंने खुश्क लहजे में कहा। किस वक्त हाला रवाना होना चाहिए? मैंने अव्वल खान से वजाहत चाही। वीरा बेलगाम जरूर रहती थी मगर मौका की नजाकत को समझती थी। इसने मजीद किसी ताखीर के बगैर रिसीवर अव्वल खान के हवाले कर दिया। हरिचंद हाला में है, तुम तैयार रहो, हमें इसी वक्त वहाँ जाना होगा। मैंने किसी तुमहीद के बगैर कहा। क्या मारवती भी हमारे साथ जा रही है? इसके सवाल ने मेरी तबीयत बेमजा कर दी। हम पिकनिक पर नहीं, एक मिशन पर जा रहे हैं। वो हमारे साथ जाकर क्या हम बाढ़ झोंकेगी? फिर इसे कौन पहचानेगा? हम दोनों में से किसी ने इसे नहीं देखा। इसकी परेशानी बजा थी। सबको बता दो कि मारवती कराची में रहेगी। हरिचंद की शिनाख्त के लिए रवि मोहन हमारे साथ जाएगा। वो मेरे साथ हर तरह तावन कर रहा है। हम तीनों के सिवा किसी चौथे की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। मैं इसे अपना घर नहीं दिखाना चाहता। तुम सुल्तान शाह को अपनी गाड़ी में लेकर उस्मानिया रेस्तोरां के पास आ जाओ। वहाँ से हम तुम्हारी गाड़ी में सफर करेंगे। सुल्तान शाह मेरी गाड़ी घर ले जाएगा। वहाँ के लिए किसी खास तैयारी की जरूरत हो तो वो भी बता दो। अव्वल खान हालात से पूरी तरह वाकिफ होने के बाद पुरजोश हो गया था। मैंने कुन अखियों से जायजा लिया तो वो दोनों मियाँ बीवी अपनी अपनी जगह बैठे दबी आवाजों में बातें कर रहे थे। मैंने इत्मीनान से अपनी बात शुरू कर दी। वो बाटी शाह में किसी मलंग या फकीर के रूप में मौजूद है। इसके बदले हुए हुलिये की वजह से रवि इसे पहचाने या ना पहचाने, वो रवि को पहचान लेगा और देखते ही तीर की तरह इसकी तरफ आएगा। हम रवि से दूर रहेंगे। हरिचंद जो ही इसके करीब आएगा हम इसे दबोच लेंगे। सब कुछ इसी तरह हुआ तो किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे तुम्हारी गाड़ी में 2-4 हथियार और इनके फाजल राउंड हर वक्त मौजूद रहते हैं।
दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।